यानी थोड़ा सा मैं आपको महाराष्ट्र की तरफ लेके जाना चाहता हूँ। महाराष्ट्र में विपक्ष को लेके कंफ्यूजन है क्योंकि शिवसेना वहाँ फूट चुकी है, एनसीपी फूट चुकी है, कांग्रेस के कुछ नेता इधर उधर जा चुके हैं। लेकिन शरद पवार हो, उद्धव ठाकरे हो, इनके पास एक इमोशनल या आप कहे भावनिक मुद्दा है कि पार्टी टूट चुकी है, घर टूट चुका है। आपको नहीं लगता कि महाराष्ट्र में सबसे बड़ी चुनौती है भारतीय जनता पक्ष के सामने ये कि ये भावनिक मुद्दा जो है या इमोशनल कार्ड जो है? ऐसा है, मैं भी मानता हूं कि इस बार ये इमोशनल जो स्थिति है वो बीजेपी के पक्ष में है, युति के पक्ष में है, क्योंकि बाला साहब ठाकरे की शिवसेना हमारे साथ है, एनसीपी ऑफिशियली हमारे साथ है, और इसलिए लोगों को लगता है कि परिवार की सत्ता भूख के कारण बाला साहब के सपने को क्यों तोड़ा इन लोगों ने। एक परिवार की भलाई के लिए, अपने बेटे को एस्टैब्लिश करने के लिए बाला साहब की इतनी बड़ी विरासत। बाला साहब तो शिव सैनिकों के लिए जीवन खपा दिया था, तो शिव सैनिकों के सम्मान के लिए जो शिवसेना काम कर रही है, जो बाला साहब ठाकरे की शिवसेना है, वो आज हमारे साथ है। और इसलिए महाराष्ट्र का मतदाता भावना से हमारे साथ जुड़ा हुआ है। जहां तक शरद राव का मामला है, ये पॉलिटिकल प्रॉब्लम ही नहीं है जी। वो कितना ही इसको पॉलिटिकल प्रॉब्लम बनाए, महाराष्ट्र की जनता के गले कैसे उतरेगा? ये प्योरली उनका फैमिली प्रॉब्लम है जी, घर का झगड़ा है कि विरासत काम करने वाले भतीजे को गया है कि विरासत बेटी है तो बेटी को दे, झगड़ा उसका है जी। तो सिंपैथी के बजाय नफरत का वातावरण है कि भाई इस उम्र में परिवार को संभाल नहीं सकते हैं, वो महाराष्ट्र को क्या संभालेंगे? तो सारा इमोशंस हमारे पक्ष में है। और दूसरा, जो कालखंड में सरकार उन्होंने चलाई साहब, सारे काम भारत की पॉलिटिकल पार्टी की मूलभूत विचारधारा जो बाला साहब ठाकरे गए उसके विपरीत की है। औरंगजेब की तारीफ करने वालों के साथ बाला साहब ठाकरे का बेटा बैठे, ये गुस्सा भरा पड़ा है महाराष्ट्र में जी। सावरकर का अपमान करने वालों के साथ कोई बैठे तो लोगों के मन में दिखता है, अरे बाला साहब ने तो हमें ये कहा था, इनके बच्चों में सत्ता लालसा ऐसी आ गई। तो इमोशंस इस तरफ है, गुस्सा उनके सामने है जी। आपने अभी विरासत की बात की। बाला साहब ठाकरे जब थे तब आपके उनके साथ बहुत अच्छे संबंध थे, आप उनका बहुत सम्मान भी करते थे, और मैं तब शिवसेना भी कवर करता था, वो आपके पक्ष में भी खड़े रहते थे। आप अब विरासत की बात कर रहे हैं, तो सवाल ये है कि क्या उद्धव ठाकरे को आप बाला साहब ठाकरे का विरासत का उत्तराधिकारी मानते हैं या नहीं? दो चीजें हैं, वो बायोलॉजिकली तो उनके बेटे है ही है, उसका तो मेरा वो विषय ही नहीं है जी। तो मैं उस प्रकार से, मान लीजिए उनके परिवार में कुछ भी, जब वो बीमार थे तो मैंने तुरंत फ़ोन किया था उनकी, रेगुलरली मैं वहिनी को फ़ोन करके पूछता था कि भाई क्या हुआ। वो ऑपरेशन करने से पहले मुझे फ़ोन किया कि बोले भाई आपका, भाई साहब क्या सुझाव है। मैंने कहा भाई देखिए, पहले ऑपरेशन करा लीजिए, आप बाकी चिंता छोड़ दीजिए, शरीर को पहले क्या कीजिए। तो बाला साहब के बेटे के नाते तो मैं उनका मान सम्मान करूंगा ही करूंगा भाई, वो मेरे दुश्मन नहीं है। और कल मुसीबत होगी तो मैं पहला व्यक्ति हूं जो उनकी मदद करूंगा, परिवार के नाते। जहां तक बाला साहब ठाकरे के विचार है, मैं उनके लिए जीऊंगा। मैं बाला साहब ठाकरे के विचारों के लिए, उन्होंने और मेरे प्रति उनका अतिशय प्रेम था, अतिशय प्रेम था। तो मैं वो कर्ज भूल नहीं सकता हूँ, कर्ज भूल नहीं सकता हूँ। और आज जो शिवसेना के साथ हम बैठे, हमारे पास ज़्यादा एमएलए हैं, फिर भी शिवसेना का मुख्यमंत्री है, वो मेरी बाला साहब को श्रद्धांजलि है। हम पिछले चुनाव में आमने सामने लड़े थे, लेकिन उस चुनाव में मैंने एक शब्द बाला साहब के लिए नहीं बोला था, और मैंने पब्लिकली कहा था कि मुझे उद्धव जी कितनी ही गालियाँ दें, लेकिन मैं नहीं बोलूँगा, क्योंकि मैं बाला साहब के प्रति मेरी श्रद्धा है। और इसलिए उनकी पारिवारिक क्या समस्या है वो मेरा विषय नहीं है। मैं बाला साहब को आदर करता हूँ, और भगवान करे मैं जीवन भर उनको आदर करता रहूँ।
देखिए वो तो कहते हैं, हर सभा में अब जाते हैं तो वो कहते हैं कि ये चुनाव आखिरी चुनाव है और 2029 के बाद चुनाव ही नहीं होगा। तो इसको आप कैसे देखते हैं? ऐसा है, 2014 में भी ये आता था, आप पुराना निकालिए। 2014 में भी कहा है कि अब चुनाव आखिरी है, 19 में भी कहा ये चुनाव आखिरी है, अब 24 में भी कह रहे चुनाव आखिरी है। इसका मतलब है कि हमारे विरोधियों की बैंकरप्सी है, उनके पास कुछ नई चीज कुछ खोजो ना भाई। जो चीज होनी नहीं है, होती नहीं है, संभावना नहीं है, सवाल नहीं है, अब इसके लिए आप क्या बात करोगे जी? इतना बड़ा संविधान है, जिस देश के अंदर 900 टीवी चैनल चलते हो जी, आज वहां कोई डिक्टेटर पैदा नहीं हो सकता है, आसमान से भी आकर के पैदा नहीं हो सकता है। जिस देश के अंदर न्यायालय इतना वाइब्रेंट हो, उस देश के अंदर कभी भी डिक्टेटर पैदा नहीं हो सकता है। वो जमाना चला गया, 75 में देश ने एक मुसीबत झेल ली, दोबारा वो देश आ ही नहीं सकता है जी। कर्नाटक के बारे में हम बात करेंगे। 2019 में रिजल्ट, भाजपा का रिजल्ट बहुत बढ़िया था, 25+1 मंड्या का मिलके, सुमला जी के मिलके 25+1 हो गया था। अभी का हालत कैसे है? क्योंकि सरकार बदल चुका है, उधर मुसलमान मतदार कांग्रेस के साथ में, और बहुत सारे मुद्दे हैं, कुकर ब्लास्ट से लेकर कैफे ब्लास्ट तक, नेहा मर्डर तक, बहुत मुद्दे हैं। आपकी बात सही है कि कभी कभार लोग एक गुस्से में आकर के वोट कर देते हैं। वैसे बीजेपी को वोट असेंबली में भी ज़्यादा मिला है, वोट कम नहीं मिला है, पहले से भी ज़्यादा मिला, सीटें कम मिली। लेकिन जो बातें इन्होंने की थी, ये पूरी देर सीएम डिप्टी सीएम के झगड़े में पूरी सरकार फंसी पड़ी हुई है। डिप्टी सीएम स्कोर करे कि सीएम स्कोर करे, इसी में लगे हुए हैं। अब जिस प्रकार से कर्नाटका में कोई हनुमान चालीसा सुने, अपनी दुकान में बैठ करके सुने, इसलिए उसको मारा जाए। बम ब्लास्ट हो और आप ये कह दो बिना जांच किए ये तो सिलेंडर का ब्लास्ट था, फिर 6 घंटे के बाद कह दो कि ये बिजनेस राइवलरी थी, और फिर जाकर के पता चले तो इसके पीछे तो पीएफआई थी। बहुत बड़ा आतंकवादी षड्यंत्र था। नेहा का मर्डर हो तो आप कहते हैं कि वो तो बच्चों का मामला है, तब लोगों को बहुत झटका लगता है कि क्या कर रहे हो भाई, क्या कर रहे हो तुम। दूसरा, उन्होंने जितनी गारंटी लेकर के आए थे, हर गारंटी में कोई टैग लगा दिया। किसानों को जो 4,000 रुपये मिलते थे उन्होंने बंद कर दिया, बैंकरप्ट है ना, पूरी तरह खजाना खाली हो गया। मैं तो मानता हूं जी 2 महीने के बाद वो सरकारी कर्मचारियों को सैलरी दे पाएंगे कि नहीं दे पाएंगे, सवाल है। मैं सरकार में हूं, इसलिए मुझे मालूम है कि उनकी अर्थव्यवस्था इतनी खोखली हो चुकी है, इतनी तबाही की ओर जा रहे हैं कि कुछ बचेगा नहीं जी। और कांग्रेस के लिए पहले कर्नाटका, अब तेलंगाना, ये दोनों एटीएम बन गए हैं। जो हाल छत्तीसगढ़ का हुआ वो हाल इनका होते देर नहीं लगेगी जी। क्यों? एटीएम बन गया। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस एटीएम बन गई थी, आज कर्नाटक तेलंगाना एटीएम बन गई, और जेल वो जा रहे हैं। पाप यहां दिल्ली वालों के लिए वो हिस्सा बांटना पड़ता है, लेकिन जेल उनको जाना पड़ रहा है। तो मैं तो कर्नाटक की हालत बड़ी गंभीर देख रहा हूं जी। चुनाव छोड़ दीजिए, जैसे मैं बंगाल के लिए कहा, कर्नाटक भी देश का बहुत महत्वपूर्ण राज्य है जी। जो राज्य टेक्नोलॉजी के कारण जाना जाता, टेक हब के रूप में जाना जाता, वह टैंकर हब बन गया। वाटर माफिया साहब, वहां पानी सोसाइटी वाले चिल्लाते हैं कि हमें बोली बोलनी पड़ती है, तब जाके टैंकर आता है जी। अब ये हाल बंगलुरु का सुनते हैं तो दुनिया में हमारे लिए बहुत बड़ा संकट पैदा होने वाला है, हमारी प्रतिष्ठा को चोट लगने वाली है। अब इनको राजनीति के सिवा कुछ सोचता नहीं है। ये अंधे अंदर की झगड़े में हमारे, ये दिल्ली के साथ भी झगड़ते रहते हैं। अच्छा, वहां कंपटीशन है कि दिल्ली को खुश रखने के लिए सीएम क्या करेगा और डिप्टी सीएम क्या करेगा, और उसके लिए कर्नाटक को और ज्यादा लूटा जा रहा है। तो ये एक बहुत बड़ा संकट बन गया है जी। और मैं तो मानता हूं कि ये सीएम बनने के लिए जो म्यूजिकल चेयर का उन्होंने खेल खेला है ना,
दो दो ढाई ढाई साल के बाद। अब तो पार्लियामेंट यहाँ भी ला रहे हैं, हर साल एक नया प्राइम मिनिस्टर। क्या होगा जी?